हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर। और मैं आज फिर से एक डिक्टेशन लाया हूं जो कि 160 शब्द प्रति मिनट की होगी, 10 मिनट की होगी। लिखिएगा, अच्छी डिक्टेशन है। मानव अधिकारों से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण कानून इस संसद के अंदर हमने लाने के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां थीं वे पूरी कर लीं। 2022 के सपनों को पूरा करना, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाना, ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाना, ऑल पार्टी प्रेसिडेंट्स की मीटिंग बुलाना, हर चीज़ को जितना भी 3 सप्ताह के भीतर भीतर सबको साथ लेकर चलने के लिए जितने भी काम हो सकते हैं एक के बाद एक कामों को उठाया। मैं पूरी गिनती करूंगा तो शायद डेली के 3 काम निकल आएंगे। पैरा, माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हमने उल्लेख किया है, ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया। यहाँ चर्चा हो रही थी कि यह डैम बना, वह डैम बना, डिकना डैम बना, फलाना डैम बना, काफ़ी कुछ चर्चा हुई। अच्छा होता कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का उल्लेख होता। हिंदुस्तान में पानी के संबंध में जितने भी इनिशिएटिव लिए गए थे वह सारा काम बाबा साहब अम्बेडकर के जिम्मे है। लेकिन एक सीमा के बाहर बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद दिखता नहीं है। बाबा साहब ने सेंट्रल वाटरवेज, इरिगेशन, नेविगेशन और बाबा साहब पानी के संबंध में कहते थे। मैं समझता हूँ कि आज के लिए बाबा साहब का ये आदेश हम सब के लिए उपयोगी है। वे कहते थे, मैन सफ़र्स मोर फ्रॉम लैक ऑफ वाटर देन फ्रॉम एक्सेस ऑफ इट। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने जो चिंता व्यक्त की थी उस चिंता को समझते हुए हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। पैरा, यहाँ पर अनेक डैम्स की बात हुई, उसमें सरदार सरोवर डैम की भी बात हुई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा समय लेना चाहूँगा। कभी क्या होता है कि ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं, इनका इकोसिस्टम ऐसा है कि उसी को आगे बढ़ाने में मज़ा आता है। सत्य कभी उजागर नहीं करने देते। मेरे आज बोलने के बाद भी सत्य आएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, यही रह जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे अपने कर्तव्य का पालन संतोष जरूर होगा। सरदार सरोवर डैम 1961 में पंडित नेहरू जी ने उसकी नींव रखी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का वह सपना था, लेकिन नींव रखी गई 1961 में। दशकों तक मजबूरियां नहीं, पत्थर तो गाड़ दिया गया बिना मजबूरियां। और उस समय 6,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, वह पूरा होते होते 60,000 70,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। देश की क्या सेवा की आप देखिए। इतना ही नहीं, यूपीए सरकार के समय भी उसको रोकने का प्रयास हुआ। 1986-87 में 6,000 करोड़ का खर्च 62,000 करोड़ पहुंचा। हमने आकर इसे पूरा किया। मुझे अनशन पर बैठना पड़ा था, यूपीए सरकार के खिलाफ मुझे अनशन पर बैठना पड़ा था मुख्यमंत्री को, क्योंकि सारी चीज़ें रोक दी गई थी। तब जाकर यह योजना हुई। अभी मैंने इसे पूरा किया। प्रधानमंत्री बनने के पहले 15 दिन में मैंने सारी रुकावटें हटाने का काम किया था। आज करीब 4 करोड़ लोगों को पानी मिल रहा है। 7 महानगरों को, करीब 127 नगर पालिकाओं को और 9,000 गाँवों को पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है। पैरा, पानी की तकलीफ क्या होती है राजस्थान और गुजरात के लोगों ज़्यादा जानते हैं, इसलिए इस बार हमने जल शक्ति मंत्रालय अलग से बनाया। जल संकट को हमें गंभीरता से लेना होगा। इस सीजन में भी हम जितना बल जल संचयन पर हमें देना चाहिए। मेरी सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना है, सभी एनजीओज से प्रार्थना है कि हम देश में पानी का महत्व बढ़ाने में किस प्रकार से योगदान करें और सरकारी दायरे से बाहर होकर करें। पानी बचाना है, इस काम को करके हम सामान्य मानवीय की ज़िंदगी को बचाने में मदद कर सकते हैं। पानी का संकट 2 लोगों को सबसे ज़्यादा संकट पैदा करता है, गरीब को और विशेषकर हमारी माताओं और बहनों को। हमारे समाजवादी मित्रों का क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लोहिया जी बहुत आग्रह से कहते थे कि इस देश की महिलाओं को 2 समस्याएं हैं, पानी और पाखाना। लोहिया जी लगातार कहते थे कि इन समस्याओं से माताओं और बहनों को मुक्त करो। पखानों का संकट था, शौचालय बनाकर माताओं और बहनों को इज्जत देने का लोहिया जी का सपना पूरा करने के लिए हमने जी जान से काम किया। और अब पानी पर भी इतना बल और हर घर जल, इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ना है। मैं जानता हूँ कि यह कठिन काम है, बड़े काम है। हो सकता है कि कोई इसे तराजू में तोलकर हमें फेल भी कर देगा कि मोदी तुम्हें 100 में से 70 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 50 ही मिलेंगे।
जो भी होगा, लेकिन किसी को तो इसे हाथ लगाना पड़ेगा। हमने लगाया है। जल शक्ति मंत्रालय की बात कही है। पैरा जल संचय के साथ और दूसरी जिम्मेदारी जल सिंचन है। दुनिया में प्रूवन है कि शुगर केन की खेती में माइक्रो इरिगेशन फ़ायदा करता है, लेकिन अभी भी हम फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं। किसानों को कौन समझाएगा? माइक्रो इरिगेशन के लिए कौन समझाएगा? सरकार की योजना है, पैसे मिल सकते हैं, पानी बचाने का बहुत बड़ा संकट बन सकता है। ऐसी अनेक चीज़ें हैं जिसकी ओर हमें बूंद बूंद पानी बचाकर देश को कैसे ले जाना है। एग्रीकल्चर हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन पुराने तौर तरीकों से हमें बाहर आना पड़ेगा। इसकी इनपुट कास्ट कम हो, जीरो बजटिंग खेती के जो प्रयोग चल रहे हैं उसे सफलता मिल रही है, उत्पादन में कोई कटौती नहीं आती है। आज हॉलिस्टिक हेल्थ केयर के ज़माने में क्वालिटी बढ़ रही है। पैरा हम सब ने राजनीति से परे होकर किसी कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम माने बिना यह देश के किसानों की भलाई के लिए है। हमें मिलकर के चलना होगा। हमें किसानों को हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा। कॉरपोरेट वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। उनको हमें प्रेरित करना पड़ेगा। उनके लिए कुछ नए नीति नियम बनाने पड़ेंगे, वरना कोई ट्रैक्टर बना दे और वह मानता है कि उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। प्रत्यक्ष फूड प्रोसेसिंग में आज देश में वेयर हाउसेस बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में कॉरपोरेट वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट समय की मांग है और उसको बल देने के लिए हमें काम करना चाहिए। किसानों को एफपीओस के द्वारा अधिक से अधिक अवसर दे कर के उनके लिए बीज से लेकर के बाजार तक की एक व्यवस्था खड़ी हो, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ी संभावना है। उस क्षेत्र पर बल देना पड़ेगा। पैरा पिछली बार जब 2014 में हमने देखा दाल के भाव यही इशू बन गया था, लेकिन देश के किसान का मिजाज देखिए। जब मैंने सिंपल रिक्वेस्ट की थी कि आप पल्सेस के लिए आगे आइए, और मेरे देश के किसानों ने पल्सेस के लिए, इस देश की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए भरपूर काम किया। दलहन का हुआ। अब हमें देश के किसानों को तिलहन के लिए प्रेरित करना चाहिए और देश को एक बूंद भी एडिबल ऑयल इंपोर्ट ना करना पड़े। मैं समझता हूँ देश के किसानों को प्रेरित कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर एक फ्यूचर विजन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान की ताकत और देश की रिक्वायरमेंट को हम जोड़ कर के काम कर सकते हैं, उसकी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। पैरा माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है। आलोचना करने के लिए आंकड़ों का हर प्रकार से उपयोग हो सकता है, लेकिन क्या इस देश का सपना कोई किसी के ज़माने में कुछ हो तो बड़ा आनंद का विषय है, लेकिन किसी और के समय हो बहुत बुरा। इसी सदन में जब हम अर्थव्यवस्था में 11 या 13 नंबर पर पहुंचे थे तो इतना बड़ा उमंग और उत्साह के साथ बेंच थपथपाई जा रही थी और बहुत बड़े अचीवमेंट के रूप में इस चीज़ को प्रदर्शित किया गया था। 11 या 13 पर पहुँचे थे, लेकिन जब 6 पर पहुँचे तो ऐसा लग रहा है ऐसा क्यों हो गया भाई? अरे देश वही है जी, हम भी देश के लोग हैं। 11 पर जाने पर आनंद आता है तो 6 पर तो और आनंद आना चाहिए। कब तक इतने ऊंचे रहेंगे कि नीचे दिखाई ही नहीं दे? और इसलिए $5 ट्रिलियन की इकॉनमी हम सबका अब सपना क्यों नहीं होना चाहिए? हम सब मिलकर देश को 5 ट्रिलियन ले जाएंगे तो किसका नुकसान होने वाला है जी? सबका फ़ायदा होने वाला है। मैं मानता हूँ कि इसके लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए और उस दिशा में आगे जाना चाहिए, एक सपना लेकर के चलना चाहिए। और मुझे विश्वास है हमारे देश में मेक इन इंडिया मजाक बहुत उड़ा लिया, लेकिन क्या इस बात से इनकार कर सकता है कि देश में मेक इन इंडिया होना चाहिए? माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसी की आलोचना करने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ। मुझे करने के लिए बहुत काम है, लेकिन देश को कुछ चीज़ों की जानकारी देना ज़रूरी होता है। हमारे देश के करीब 200 साल का आयुध बनाने का एक्सपीरियंस है। जब देश आज़ाद हुआ तब इस देश के पास 18 ऐसी फैक्ट्रीज थीं जो आयुध का निर्माण करती थीं। देश जब आज़ाद हुआ उस समय चाइना आयुध के क्षेत्र में 0 जगह पर था। उसके पास कोई अनुभव नहीं था, ना कोई फैक्ट्री थी। आज चाइना दुनिया में अपने डिफेंस की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है और हम दुनिया के सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं। इस सच्चाई से हमें देश को बाहर लाना है। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाकर क्या करेंगे जी? हो सकता है कि रात को अच्छी नींद आ जाएगी, लेकिन देश का भला नहीं होगा। इसलिए इसे और अच्छा कैसे करें? माननीय अध्यक्ष
माननीय प्रधानमंत्री जी, 1 मिनट रुकिए। माननीय सदस्यगण, 6 बज गए हैं। अगर आपकी सहमति हो तो सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। अनेक माननीय सदस्य जी, सहमति है।